गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन जवाहर जेएमबीएस चैनल में अपने कक्षा 10th का विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 केंद्र सरकार के बारे में आपको बताएंगे कि अध्याय 6 अपना जो है वो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार यानी पूरे देश के लिए अपने जो केंद्र सरकार वो पूरे देश की होती है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि सरकार पहले केंद्र को छोड़ते ये लेते हैं कि सरकार क्या है। सरकार का अर्थ है कि राज्य एक अमूर्त आदर्श संस्था होती है। राज्य एक अमूर्त आदर्श संस्था होती है जिसको मूर्त रूप देने वाली जो संस्था होती है उसे अपन सरकार कहते हैं। जैसे फिर से बताऊंगा एक बार कि राज्य एक अमूर्त आदर्श संस्था होती है जो दिखाई नहीं देती किसी को, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई निर्माण नहीं है। अपना जो देश है उसका कोई आकार नहीं देख सकते, अपने बाउंड्री के साथ देख सकते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है, उसे ही अपन सरकार कहते हैं। जैसे या राज्य का शासन चलाने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। राज्य का शासन चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कानूनों की आवश्यकता होती है। और जिसका निर्माण करना का कार्य किसका होता है? सरकार का होता है। जिसका निर्माण करने का कार्य किसका होता है? सरकार का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर से देख लेना कि सरकार क्या है कि राज्य एक अमूर्त संस्था होती है जिसको मूर्त रूप देने के लिए ऐसी संस्था जिसको अपन सरकार कहते हैं, जिसको एक आकार दे देता है, जिसका निर्माण देता है। जिस प्रकार से आपको एक बताऊं छोटा सा एग्जाम्पल कि एक मिट्टी होती है, मिट्टी को कच्ची मिट्टी होती है, इसको कुम्हार लोग एक नया आकार देता है, उसका मटका बना देता है, उसका खिलौना बना देता है। तो उसी प्रकार से अपना एक देश है या राज्य अमूर्त संस्था होती है और उस संस्था को मूर्त रूप देने के लिए कानून का सहारा लेकर वो सरकार से जाती है। डॉक्टर गवर्नर कह रहे हैं कि सरकार वह विक्रय मशीन है, सरकार वह विक्रय मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है। सामान्य मामलों या हितों में उन्नत किया जाता है, उसे अपन सरकार कहते हैं। डॉक्टर गवर्नर कह रहा है कि सरकार एक अभिकरण या मशीन होती है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं कि राज्य में क्या क्या होने वाला है। आने वाले समय में, भूतकाल में, वर्तमान और भविष्य तीनों की सोचता है राज्य। और उसमें निर्धारित किया जाता है कि सामान्य मामलों या हितों के उन्नत किया जाता है कि अपने सामान्य मामले क्या होते हैं या अपने जो उद्देश्य क्या होता है उनको उन्नत किया जाता है, उनका विकास किया जाता है, देश को आर्थिक स्थिति से उभारा जाता है। अब अपन ये देखेंगे कि सरकार के अंग कितने होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिनमें पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। सरकार के 3 होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब सबसे पहले अपनी व्यवस्थापिका लेंगे। क्या लेंगे? व्यवस्थापिका। कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? व्यवस्थापिका का कार्य है देश में कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? देश में कानूनों का निर्माण करना होता है। दूसरा कार्य है कार्यपालिका। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कानूनों को लागू करना। क्या है? कानून को लागू करना, ये कार्यपालिका का कार्य है। तीसरा है न्यायपालिका। अपनी सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है वो है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका कार्य क्या है? कानूनों की जांच करना, अर्थात संविधान किसी कार्य का या किसी अनुच्छेद का या किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उनकी देख रेख करने का कार्य सिर्फ न्यायपालिका करती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग माना जाता है सरकार का। अब ये देखना है कि व्यवस्थापिका किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती है, लेकिन व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका न्यायपालिका पर निर्भर रहती है और कार्यपालिका न्यायपालिका पर निर्भर रहती है, लेकिन न्यायपालिका इन दोनों पर निर्भर नहीं रहती है क्योंकि ये अपनी स्वेच्छा के अनुसार है अपना कार्य करती है। ये इन दोनों के साथ मिलकर कार्य नहीं करती है। और न्यायपालिका का जो जाती है, न्यायपालिका जो भी फैसला करती है वो सभी को मान्य करना होगा। ऐसी स्थिति में अपन सरकार के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों कि सरकार का अर्थ क्या है।
उसके बारे में सरकार के अंग कितने होते हैं? तो मुख्य तौर पर सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है? कानूनों की जांच करना। ये तो हो गए सरकार के अंग। अब अपनी इसमें सबसे पहला टॉपिक लेंगे व्यवस्थापिका। सबसे तो अपन ने देखे कि संसद के 3 अंग है। 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका पहला, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून को लागू करना, कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कानून को की देखरेख करना या कहीं संविधान उल्लंघन तो नहीं करा है, कानून की जांच करना होता है। अब अपने व्यवस्थापिका लेते हैं कि जैसे इसमें भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अपने भारत में कौन सा शासन व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय, जैसे ब्रिटेन में और है संसदीय शासन बनाई गई, जिसको अपन संघात्मक शासन प्रणाली कह सकते हैं, जिसमें व्यवस्थापिका को का गठन 2 स्तरों होता है। जिसमें व्यवस्था का गठन कितने स्तरों होता है? 2 स्तरों होता है। दोनों एक बार फिर से देखिए कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसको हमें संघात्मक शासन प्रणाली भी कह सकते हैं, जिसमें व्यवस्थापिका का गठन 2 भागों में होता है, यानी 2 स्तरों में होता है। और वो है संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका है वो अपना जो देश है उसके लिए चलती है, और राज्य व्यवस्थापिका है जो देश अपना छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ है उसमें चलती है। अब अपने संघीय व्यवस्थापिका है, इसको अपने संविधान में संसद कहा गया। संघीय व्यवस्थापिका को संविधान में क्या कहा गया? दूसरा नाम क्या दिया गया? संसद दिया गया। संसद आपको यहाँ बताया गया संसद क्या है। तो सबसे पहले इसे देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा, कौन से अनुच्छेद के द्वारा? संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा भारतीय संघ की एक संसद होगी। भारतीय संसद में क्या होगी? संसद होगी, जिसका निर्माण राष्ट्रपति संसद के दोनों अंग यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करते हैं। तो संसद का निर्माण कितने अंगों से मिलकर होता है? 3 अंगों से मिलकर होता है। कितने अंगों से मिलकर होता है? 3 अंग होते हैं। जो पहला अंग है व्यवस्था लोकसभा, कौन सा अंग है? लोकसभा। दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो सबसे पहले इसे देखिए कि जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन के लिए जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? 79। किसके द्वारा होता है? 79 के द्वारा होता है। अब ये पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं आपसे कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनती है? संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। कितने अंगों से मिलकर बनती है? 3 अंगों से मिलकर बनती है, जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझ में आया कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद का निर्माण होता है, जो किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? अनुच्छेद 79 के द्वारा होता है। अब दोबारा देखिए कि व्यवस्थापिका लिया आपने सबसे पहला टॉपिक, सरकार का पहला अंग था आपका व्यवस्थापिका का। व्यवस्थापिका को अपने संविधान में संसदीय शासन, अपने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसको संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, जिसमें व्यवस्थापिका का दो व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तरों पर होता है। कितने स्तरों पर होता है? 2 स्तरों पर होता है। पहला है संघीय व्यवस्थापिका, दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। अब ये संघीय व्यवस्थापिका है वो अपने भारत देश की पूरी भारत के ऊपर शासन व्यवस्था का कार्य करती है, और राज्य व्यवस्थापिका है वो अपना जो राज्य स्तर से राज्य, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा सरकार है, इनके अलग-अलग स्तरों पर कार्य करती है। तो अब संसद है, तो संसद का निर्माण आपको पहले बताया गया कि संसद का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 79 के द्वारा। किसके द्वारा होता है? 79 के द्वारा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे
कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है? 3 अंगों से मिलकर बनी है। कितने से मिलकर बनी है? 3 अंगों से मिलकर बनी है। वो तीनों कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इतना समझ आ गया कि आपने टॉपिक लिया था केंद्र सरकार पार्ट फर्स्ट चल रहा है अपना, उसमें आपको सरकार की परिभाषा लिखाई थी पहले, उसके बाद सरकार के कितने हैं, तो सरकार के भी आपको 3 बताए गए थे कि सरकार 3 अंगों से मिलकर बनी है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के अलग कार्य बताए गए थे आपको कि व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की जांच करती है। अर्थात संविधान कहीं अपने कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। उसके बाद में अपना टॉपिक लेते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका अपने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के द्वारा अपनाई गई है, जिसको संविधान के द्वारा व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। यानी इससे पहले इसको 2 वर्ग किया गया है। जैसे आपको किसी पूछा जाए कि अपने देश में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई, तो आप आंसर में क्या दोगे? संघात्मक शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अब आपसे क्वेश्चन इसमें ये कर लिया जाए कि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितने गठन किए गए हैं? 2 गठन किए गए हैं, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। अब अपने संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को अपने संसद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संसद। उसके बाद बताया था कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है? संसद भी अपने 3 अंगों से मिलकर बनी है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये हो गए तैयार। उसके बाद में जैसे इसमें पहले लिखा था कि ये संसद संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा भारतीय संघ की एक संसद होगी। भारतीय संघ में क्या होगी? संसद होगी, जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों सदनों के द्वारा अर्थात लोकसभा व राज्यसभा से इसका निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा संसद का। जैसे आपको कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि संसद का निर्माण कितने सदस्य होता है, किस अनुसूची का होता है, तो आप ये परिभाषा इसमें आपको लिखनी पड़ेगी। अब अपन इसकी जगह संसद में जो 3 अंग बताए गए थे, इन तीनों अंगों में पहला अंग ले लिया था लोकसभा। कौन सा लेंगे? लोकसभा लेंगे। इस संसद के कितने अंग थे? 3। तीनों अंगों में पहला अंग कौन सा है? लोकसभा। हाँ, तो अपन संसद के बारे में पढ़ते थे कि व्यवस्था के बारे में पढ़ते थे कि संसद है 3 अंगों से मिलकर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब संसद का पहला जो अंग है वो लेते हैं अपन लोकसभा। कौन सा लेते हैं? लोकसभा। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, सदन है कहते हैं, का शक्तिशाली सदन या उत्तरदायी सदन भी कहते हैं। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, उत्तरदायी सदन, शक्तिशाली सदन के नाम से जाना जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। वैसे आपको ये पूछा जाए इसमें कि इसमें क्वेश्चन है कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है? संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, जिसमें पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। आपसे इसमें ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को अपन कौन सा सदन कह सकते हैं? प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, उत्तरदायी सदन और शक्तिशाली सदन भी कह सकते हैं। कौन सा कह सकते हैं? निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, उत्तरदायी सदन और शक्तिशाली सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। उससे आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या, जैसे लोकसभा कही आ गया, अब लोकसभा की सदस्य संख्या है तो अपने संविधान के
31वें संशोधन के तहत अपने भारत में जो संविधान है उसके 31वें संशोधन के तहत ये 31वां संशोधन कब हुआ था 1974 में। तो 1974 के द्वारा ये निश्चित किया गया कि अपने लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है 552। कितनी होती है 552 अधिकतम सदस्य संख्या। और जो वर्तमान में अपनी लोकसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है 545 है। कितनी है 545। फिर से देखिए बच्चों कि लोकसभा संसद है, संसद कितने अंग से बना 3। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। इसके बाद में लोकसभा लेते हैं, लोकसभा लेंगे। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, उत्तरदायी सदन या शक्तिशाली सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में लोकसभा की सदस्य संख्या क्या कहते हैं अपने लोकसभा की सदस्य संख्या। लोकसभा की सदस्य संख्या वैसे आपको बताया जाए कि संविधान के 31वें संशोधन के तहत 1974 में ये बात निश्चित की गई थी, ये प्रावधान किया गया था कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 होगी। कितनी होगी 552। उसके बाद में वर्तमान में अपने लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है। जो आपको बताया जा रहा है बार बार कितने वर्तमान में 545। और उससे पहले कितनी थी 500 यानी अधिकतम कितनी है 552। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसमें उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अधिकतम 552 होती है, वर्तमान में 545 है। उसके बाद में अपन लेंगे लोकसभा का निर्वाचन। क्या लेंगे अपन लोकसभा का निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है प्रत्यक्ष रूप से। सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। इसके आधार पर है वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब ये वयस्क मताधिकार क्या है? जैसे आप कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ये सर वयस्क मताधिकार क्या है, तो यानी वयस्क मताधिकार है कि वह देश का वह व्यक्ति जिसकी आयु कितने वर्ष 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या 18 से अधिक हो चुकी है, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उस जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वह अपना मतदान दे सकता है। जिसका नाम किसमें जुड़ा होना चाहिए मतदान सूची में जुड़ा होना चाहिए, वह अपना मतदान कर सकता है। इसलिए आपको दूसरा लोकसभा की पहला जैसे आपको लोकसभा का गठन किया जाएगा क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संसद में लोकसभा का निर्माण गठन करते हुए उनके अंगों का वर्णन कीजिए। तो लोकसभा में सबसे पहला टॉपिक क्या है लोकसभा की सदस्य संख्या। ये तो लिखना पड़ेगा आपको कि लोकसभा उस संसद का प्रथम सदन निम्न सदन उसको लिखेंगे। उसके बाद वीटो के लिए मिलेगा, इसमें ये बात लिखनी चाहिए आपको जो लिखाई गई है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या तो 545 है और अधिकतम कितनी हो सकती है 552। उसके बाद में लोकसभा का निर्वाचन, तो उसमें सीधे सीधे एक लाइन शॉर्ट नहीं, लोकसभा का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है यानी प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है और वयस्क मताधिकार से होता है। जैसे आपको बताया गया वयस्क मताधिकार से कहते हैं कि देश का वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 या 18 से ज्यादा हो गई है, यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा हो गई है, उस व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार है। जिसका नाम उस विधानसभा क्षेत्र में या उस लोकसभा क्षेत्र में उस मतदाता सूची में उसका जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद लेते हैं अपन लोकसभा की योग्यताएं, लोकसभा सदस्य की योग्यताएं कि लोकसभा का सदस्य कौन हो सकता है, लोकसभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो उसके लिए अपन उसके लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई है, तो उसमें कुछ होना चाहिए। तो लोकसभा सदस्य की योग्यताएं जिसमें पहली योग्यता होगी कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
पहली योग्यता क्या होगी उसकी, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता होगी वह व्यक्ति एक ही बात है कि उस व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होती है, वह अपने आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है उसकी कि वह किसी भी तो अपन कह रहे थे कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। लोकसभा की सदस्यों की योग्यता है कि वह व्यक्ति, पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका नागरिक थे? भारत का नागरिक थे। दूसरी योग्यता है कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कि जो भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनता है उस व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 से अधिक हो सकती है। तीसरी योग्यता है कि वह किसी भी लाभकारी पद या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यदि वो लोकसभा का सदस्य चुनाव लड़ता है, सदस्य चुनाव लड़ता है, तो उसको उससे पहले सरकारी नौकरी छोड़नी होगी, अपने लाभकारी पद को छोड़ना होगा। इसीलिए कहा गया है कि तीसरी योग्यता उसकी कि वह किसी भी लाभकारी पद या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता है कि वह व्यक्ति किसी भी न्यायालय द्वारा, वह व्यक्ति किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी, अपराधी, पागल, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। समझा गया? कि अपन ले लेते तीसरा टॉपिक कि लोकसभा की सदस्य क्या हो गया पहला, दूसरा उसके बाद आना चाहिए इसकी योग्यता पूछ रहे थे। योग्यता के अंदर ये बता रहे हैं कि वह व्यक्ति, पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता होगी कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तीसरी योग्यता होगी कि वह व्यक्ति किसी भी लाभकारी पद या सरकारी नौकरी पद के ऊपर हासिल नहीं होना चाहिए। चौथी योग्यता है कि वह व्यक्ति किसी भी न्यायालय द्वारा अपराधी, दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। ये है अपने लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं। तो योग्यताएं कंफर्म हो गई? ठीक है। उसके बाद में लोकसभा का कार्यकाल क्या लगे अपन? लोकसभा का कार्यकाल सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये अस्थायी है। क्या है? अस्थायी। क्यों? क्योंकि इसको समय से पहले, 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति इसको बर्खास्त कर सकता है, समय से पहले भी इसको हटा सकता है। तो इस देश में लिखना पड़ेगा आपको, सवाल लोकसभा कार्यकाल चलता है कि सामान्य रूप से लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर एक विभाग में सिर्फ एक बात याद रखना कि एक राज्यसभा को छोड़कर, किसको छोड़कर? राज्यसभा को छोड़कर बाकी सभी, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, मुख्यमंत्री का है, इन सबका, इन वार्ड पंच का, अपने सरपंच है, चेयरमैन है, नगर निगम के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, इन सबका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का ही होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन उसको समय से पहले हटा सकते हैं। अपने भारत में लोकसभा कार्यकाल समय से पहले अभी तक 9 बार भंग हो चुका है। कितने बार हो चुका है? 9 बार समय से पहले भंग हो चुका है। उसके बाद में लोकसभा, देखिए इसमें लिखना क्या पड़ेगा आपको कि जैसे लिखो आप कि सामान्य रूप से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से, कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति समय से पहले भी भंग कर सकता है। इसको लोकसभा के सदस्यों को समय से पहले भी भंग कर सकता है।
उसके बाद में है अधिवेशन। क्या है? अधिवेशन। कि लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अधिवेशन मतलब क्या होता है? सभा बुलाना। कि लोकसभा की एक वर्ष में कम से कम 2 सभाएं होती है, यानी 2 बैठक जरूर होनी जरूरी है, और दोनों बैठकों में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 1 जनवरी में हो गई तो दूसरी दिसंबर में हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि अधिवेशन की लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लोकसभा की बैठक, पहली बैठक दूसरी बैठक के बीच 6 महीने से अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद में लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। कितने पदाधिकारी होते हैं? 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। कौन होते हैं? लोकसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं? एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष लोकसभा में जो है, उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य अपने में से एक को उपाध्यक्ष होते हैं। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। तो देखिए बच्चों कि आपको बताया जा रहा था लोकसभा की लोकसभा संसद के पहला अंग है। जैसे आपको शुरू में बताया था मैंने कि संसद के 3 अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसमें लिया था लोकसभा की सदस्य संख्या, उसके बाद में लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, उसके बाद में लोकसभा का कार्यकाल, उसके बाद का टॉपिक है लोकसभा का अधिवेशन, उसके बाद है लोकसभा का पदाधिकारी। तो ये पूरा वर्णन लोकसभा के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा? लोकसभा के अंतर्गत होगा। तो ऐसी स्थिति में यह अध्यक्ष है, लोकसभा के पदाधिकारी 2 होते हैं। ध्यान रखना हमेशा कि लोकसभा में कितने पद होते हैं? 2। एक अध्यक्ष होता है और दूसरा कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है। तो इस बात का ख्याल रखें आप। अपन लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में बता रहे थे आपको कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष और दूसरे व्यक्ति को उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। उसके बाद में अध्यक्ष के कार्य और शक्ति कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके कार्य क्या होते हैं, उसकी शक्तियां कौन सी होती हैं? कि लोकसभा अध्यक्ष वो अपने लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। कि लोकसभा में जितने बैठकें होते हैं, जैसे प्रथम बैठक, दूसरी बैठक है, उनकी अध्यक्षता करता है। दूसरा है कि उसके कार्य है सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना या अनुशासन बनाए रखना, कि कोई अव्यवस्था तो नहीं फैल रही है, कोई अशांति तो नहीं हो रही है, तो उन सबका अनुशासन बनाए रखने का कार्य किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। तीसरा कार्य लोकसभा का अध्यक्ष का कि वह संसद की कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। कि संसद की कुछ एक समितियां होती हैं, उनका पदेन अध्यक्ष भी उसी को किया जाता है। चौथा कार्य है कि अध्यक्ष ये निश्चित करता है कि कोई विधेयक धर्म विधेयक है नहीं। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके कि लोकसभा में कोई विधेयक धर्म विधेयक है नहीं, ये बात कौन निश्चित करता है? तो आपके आंसर में क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा। संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार अध्यक्ष ही करता है। कि संसद की जो सारी बातचीत है वो राष्ट्रपति को पहुंचाने का कार्य अध्यक्ष करता है, और राष्ट्रपति की जो विचार है वो संसद तक पहुंचाने या उसके पत्र व्यवहार कार्य करने का कार्य कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ये आपका लोकसभा केंद्र सरकार का जो पार्ट फर्स्ट का ये पूरा हो गया आपका। जैसे इसमें लिखा गया था आपको कि सरकार किसे कहते हैं, इसके अनुसार सरकार के अंग कितने हैं, तो आपको बताया गया सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कार्य क्या था? कि कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून को लागू करना, और न्यायपालिका कानून की जांच करना। उसके बाद में आपको बताया गया था कि जिसमें लिया पहला टॉपिक है व्यवस्थापिका।
ये अपने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण अपने संविधान में व्यवस्थापिका को अपन संसद में कह व्यवस्थापिका को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो। इसमें बांटा गया एक संघीय व्यवस्थापिका, दूसरी राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका को अपने संविधान में संसद कहा गया। क्या कहा गया? संसद। तो आपको ये भी बताया था मैंने कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनी थी? तो 3 अंगों से मिलकर बनी थी। कितने अंगों से? 3 अंगों से मिलकर बनी थी, जिसमें कौन कौन से थे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग कौन से थे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इसमें सबसे टॉपिक पहला लिया था मैंने लोकसभा, कि लोकसभा का वर्णन है। उसके बाद में लोकसभा के सदस्य संख्या, जैसे आपको बताया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 और वर्तमान में कितनी है? 545। उसके बाद में लोकसभा का निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है, अर्थात वरिष्ठ मताधिकार के द्वारा होता है। अर्थात जिसकी उम्र 18 से अधिक हो गई है वह व्यक्ति मतदान देने का अधिकारी हो सकता है, इसलिए उसको ये कह सकते हैं वरिष्ठ मताधिकार कहते हैं। उसके बाद में तीसरा टॉपिक आपको लिया गया था कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं, कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता कौन कौन सी बताई गई थी? तो आज उसमें आपको 4 योग्यता बताई कि लोकसभा के सदस्य बनने की नहीं, कि पूरे भारत में अपने जो भी है राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, इन सब की योग्यताएं समान होगी एक योग्यता को छोड़कर, और वो योग्यता है आयु की। कि जैसे आपको लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता बताई गई कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वह किसी भी लाभकारी पद पर या सरकारी नौकरी में कार्य नहीं होना चाहिए। 30 योग्यता की वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया पात्र घोषित नहीं होना चाहिए, ये उसकी योग्यता थी। उसके बाद में आपको उसका कार्यकाल है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उसको समय से पहले भी भंग कर सकता है, समय से पहले बैठा सकता है। ऐसा अपने भारत में 9 बार हो चुका है, यानी अपने लोकसभा समय से पहले भंग 9 बार हो चुकी है। उसके बाद में बताया गया था आपको लोकसभा के पदाधिकारी, कि लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। कितने पदाधिकारी होते हैं? 2। एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। अब लोकसभा के सदस्य अपने में से जो अध्यक्ष होता है वो किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार है। अपने में से किसी एक को अध्यक्ष बनाते हैं और दूसरे को उपाध्यक्ष बनाते हैं। उसके बाद में टॉपिक लिया गया था आपको अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां। क्या लिया गया था? अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां, जिसमें लोकसभा की बैठक में अध्यक्षता करता है, पहला कार्य ये। दूसरा है कि सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना कार्य लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तीसरा है कि अध्यक्ष ये निश्चित करता है कि कोई विधेयक विधेयक है या नहीं। और 5वां कार्य है कि सांसद और राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार यानी आचारों का आदान प्रदान का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ये पार्ट अपना केंद्र सरकार का पार्ट फर्स्ट है पूरा। अब अपन कल पढ़ेंगे कि अगले वीडियो पढ़ेंगे कि राज्यसभा, जो अपने केंद्र सरकार का पार्ट सेकंड होगा। कौन सा होगा? पार्ट सेकंड, जो होगा अपना राज्यसभा। जैसे लोकसभा बताया गया है उसी के अनुसार राज्यसभा होगी। जिस प्रकार से एक कार्यकाल को छोड़कर बाकी वही है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बाकी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। सदस्य संख्या भी वैसे ही होंगी। जिस प्रकार से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 थी, उसी प्रकार से राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होगी, वर्तमान में 245 होगी। उस प्रकार से आपको ये डिटेल इसकी कल बताई जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर है आपको ये जो नोट्स हैं वो पूरे